अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 28 फरवरी 2021 और आज है इतवार का दिन। एक दो बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक मशवरा चाहता हूं क्योंकि 11 मार्च को मुझे पहली जो डोज़ लगी है उसके 2 हफ्ते हो जाएंगे। तो क्या आप लोग मतलब मेरा ये ख्याल है कि मुझे पहली डोज़ के 2 हफ्ते के बाद और दूसरी डोज़ के भी 2 हफ्ते के बाद अपनी जो एंटीबॉडीज़ चेक करवा के आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस तरह से ये हमारी अपनी एक स्टडी हो जाएगी कि वैक्सीन लगने के बाद पहली और दूसरी डोज़ के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस हद तक पॉजिटिव आती हैं, किस हद तक बढ़ती हैं और किस हद तक फिर जाहिर है कि उनकी प्रोटेक्शन भी हमें मिल सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि पहली डोज जो मुझे लगी है वो 25 फरवरी को लगी है और उसके जो 2 हफ्ते हो जाएंगे वो 11 मार्च को हो जाएंगे, कि मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवा के तो आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा कि वो जो मेरा पहले नेगेटिव था वो अब किस हद तक पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरा जो अहम अच्छी खबरें हैं उनमें से एक जर्मनी है और उन्होंने इस बात को अप्रूव किया है कि जो उनके बुजुर्ग हैं 65 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के, 65 साल से ज़्यादा की उम्र के, तो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो उनके लिए बहुत कारआमद है। यानी उनको रिकमेंड उन्होंने की है कि वो ओके करते हैं कि जो वो 65 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी 2 मार्च के बाद जो वैक्सीन आ रही है वो एस्ट्राजेनेका है, जो कि 60 और 65 साल की उम्र से जो ज़ायद लोग हैं उनको लगाई जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन के ऊपर एक क्योंकि कल 1 मार्च है तो करीब ही है वो टाइम के जब ये वैक्सीन अब पाकिस्तान में आगाज़ हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल इसके ऊपर कोई बात करूं ताकि पूरा एक एस्ट्राजेनेका कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, तो उस बारे में मैं एक वीडियो बना दूं। और इसी तरह एक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे एक प्राइवेट कंपनी की जो साइट है, वो प्राइवेट कंपनी जो पाकिस्तान में कैंसाइनो की जो वैक्सीन है उससे उसका ताल्लुक़ रहा है शुरू दिन से, कि जब से पाकिस्तान के सिलसिले में उसके ट्रायल भी शुरू हुए थे और तमाम हवालों से उसका जिक्र होता है। तो उन्होंने अब लोगों की खुशी के लिए बताया है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द जो है वो कैंसाइनो की वैक्सीन आ रही है। हो सकता है हमें ये जो अगला हफ्ता है इसमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। और एक जो देखें बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन्स वाला, मैं बार बार कहता रहता हूँ, वरना देखें आज की ही खबर है कि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, वो 7 दिन के लिए फिर लॉकडाउन में चला गया है क्योंकि वहाँ पे एक केस आया है कोविड का। उसका ये नहीं पता कि इसको कैसे कोविड हुआ है, तो उन्होंने पूरा जो उनका सबसे बड़ा शहर है उसको लॉकडाउन कर दिया है। तो ये लॉकडाउन, ये रिस्ट्रिक्शंस, ये कोई हल नहीं होगा एक लंबे अरसे के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्योंकि मेरा अपना प्लान है कि मार्च के महीने में मैंने सिर्फ जो कोविड है इस पे बात करनी है, क्योंकि मार्च के बाद इंशाल्लाह I'll be back to my normal life। तो मेरी कोई फिर हो सकता है दरमियान में और बात हो या ब्रेक्स आ जाएं, लेकिन तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को मैं खुद अपने एग्जाम्पल से भी, ताकि आप लोगों को अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगाह करता रहूं, और मेरे एंटीबॉडीज़ का क्या स्टेटस रहता है वैक्सीन लगने के बाद वो भी आप लोगों को आगाह करता रहूं, और किस हद तक ये इफेक्टिव है वो भी आप लोगों को बताता रहूं। रशिया ने एक बहुत ज़बरदस्त खबर दी है जिसका पाकिस्तानियों से भी ताल्लुक़ बन जाता है, क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि उसकी जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी जो है वो जो वेरिएंट्स है उसके खिलाफ भी बहुत अच्छा काम करती है। ये उनकी लोकल एक स्टडी है, तो उनका स्पेसिफिकली और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने बरतानवी जो स्ट्रेन है B.1.17 और जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है B.1.135 उसका जिक्र किया है कि उनके खिलाफ भी जो रशिया की जो वैक्सीन है वो अच्छा काम करती है। और इसकी क्योंकि पाकिस्तान में भी जो अभी ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इसकी हो चुकी है स्पुतनिक वी की, तो पाकिस्तान में भी किसी वक्त ये वैक्सीन आ सकती है। तो हम लोगों के लिए इस लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन में से एक ऐसी वैक्सीन ये भी है कि जिसके बारे में उसको बनाने वाला जो गैमेलाया इंस्टीट्यूट है और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, उनका ये कहना है कि ये वेरिएंट्स के खिलाफ काम करती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की वेरिएंट में एक दोस्तों ऐसी म्यूटेशन है जो पूरी दुनिया को बाज़ का परेशान करती है। उस म्यूटेशन का जो नाम है वो है E484K। अब देखें ये जो E484K है ये जो कोरोना वायरस की कम से कम 53 यानी 53 जो लीनिएजेस जिनको हम कहते हैं उस पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नमूदार हुई है।
ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस अमल को कि जहां पे एक खास किस्म की म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन है कहां पे, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का एक एरिया है, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन होती है जो हमारे सेल्स के ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, तो उसमें जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उसमें भी फिर एक रिसेप्टर बाइंडिंग मोटिफ एक मखसूस इलाका है। तो वहां पे ये क्योंकि आई है जो म्यूटेशन E484K, तो जिसकी वजह से लोगों को डर है, साइंटिस्ट्स को डर है कि ये हमारी जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं या जो हमारी वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाएंगी तो उनके अटैच होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब दुनिया के 53 जो इसके कोरोना वायरस के लिनीजेस जिनको हम कहते हैं वहां पे ये नमूदार हुई है, तो कहते हैं कि एंटीबॉडी के प्रेशर की वजह से नमूदार हुई है, और इस अमल को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अभी जो बड़ी एक अहम खबर आ रही है आजकल, वो न्यूयॉर्क से आ रही है कि वहां पे फरवरी और जनवरी में खास तौर पे एक जो नई स्ट्रेन है जिसके अंदर E484K भी मौजूद है, तो वो वहां पे बहुत सारे उसके केसेस आ रहे हैं। होता है ऐसे दोस्तों के किसी भी इलाके में जहां पे केसेस पहले कम थे, अचानक केसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उन केसेस का जब PCR पॉजिटिव आता है तो उनमें से कुछ लोगों का फिर जीनोम एनालिसिस किया जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जो पाकिस्तान में अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी जो मशीन इस वक्त मौजूद है। और उसकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि ये एक और स्ट्रेन है जिसके अंदर एक जो म्यूटेशंस हैं उनमें E484K भी है, और ये जो न्यूयॉर्क की स्ट्रेन है या न्यूयॉर्क का जो वेरिएंट है इसका नाम लिया गया फिर B.1.526। होता यह दोस्तों कि जब भी कहीं पे वायरस ज्यादा लोगों को होता है और ज्यादा देर तक किसी में रहता है तो ये अरबों के लिहाज से यानी बिलियंस ऑफ कॉपीज जो होती हैं वायरस की वो बनती हैं, और जब वो बन रही होती हैं तो वो इस तकसीम के अमल के दौरान उनके अंदर छोटी मोटी उनके DNA में म्यूटेशन आती है। ये जो म्यूटेशन कैसे आती है कि इनके अमाइनो एसिड चेंज होते हैं, जैसे कि अगर ये E484K है तो इनमें 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, तो जब वो चेंज आती है तो उसकी वजह से जो वायरस है उसकी शक्ल में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, और अगर वो तब्दील हुआ वायरस ज्यादा आगे लोगों में फैलना शुरू कर दे तो इसको हम वेरिएंट कहते हैं। तो ये जो न्यूयॉर्क में भी जो वेरिएंट है तो इसकी वजह से वहां पे केसेस बढ़े हैं, लेकिन मॉडर्न अच्छी बात यह है कि जो अक्सर वैक्सीन है उम्मीद यही है कि ये काम करेंगी इन वेरिएंट्स के खिलाफ, लेकिन मॉडर्ना जो कंपनी है उसने तो जो साउथ अफ्रीका की जो वेरिएंट है जो वहां पे साउथ अफ्रीका में आई थी तो उसके खिलाफ जो वैक्सीन है यानी अपनी वैक्सीन को थोड़ा एडजस्ट करके, क्योंकि जितनी भी मैसेंजर RNA वैक्सीन है जिसमें फाइजर और मॉडर्ना खास तौर पे, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि नई वेरिएंट्स के खिलाफ एक नई वैक्सीन बनाना। तो उन्होंने वो वैक्सीन बना के मॉडर्ना ने वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का इदारा है उसको दे दी है, ताकि वो उसको अभी उसका थोड़ा जायजा लें, और उस पर भी जो कोई खबर आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसी तरह से न्यूयॉर्क के अलावा जो ये जो कैलिफोर्निया का इलाका है जहां पे लॉस एंजलिस भी है, तो वो जो कैलिफोर्निया का इलाका है वहां पे भी कुछ जब केसेस ज्यादा बढ़े और उन्होंने उन केसेस का जायजा लिया तो उनको पता चला कि दिसंबर में एक जो वेरिएंट था वो कम था, लेकिन अब जनवरी फरवरी में वो 53% पे हो गया, पहले 16% था। तो पता ये चला कि उस जो वेरिएंट का नाम है उस वेरिएंट का नाम है B.1.427/B.1.429। तो इस वेरिएंट के अंदर भी एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जो स्पाइक प्रोटीन बनती है उसको बनाने के अमल का पूरा जो एंट्री है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर है, कोरोना वायरस के जो RNA होता है उस खास जो पोर्शन है जेनेटिक मटेरियल का, तो उसके अंदर जब कोई तब्दीली आती है तो वो फिर स्पाइक प्रोटीन के अमाइनो एसिड में तब्दीली आएगी, तो जिसकी वजह से उसकी शक्ल थोड़ी तब्दील हो जाती है। जैसे कि जब शक्ल कैसे तब्दील होगी कि वो ज्यादा आसानी से जुड़ना शुरू हो जाएगा और ज्यादा उसकी जो एंट्री होती है इंसानों के सेल के अंदर वो आसान हो जाएगी, और उसके अंदर जो तब्दीली आती है स्पाइक प्रोटीन की वो ऐसे आती है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत टाइटली उसके साथ नहीं जुड़ती बल्कि थोड़ा सा लूजली जुड़ती हैं, तो इसलिए वैक्सीन की जो कारकर्दगी है वो थोड़ी सी कम हो सकती है इन न्यू वेरिएंट्स के खिलाफ। ये जो कैलिफोर्निया का जो वेरिएंट है जिसका मैंने आपको नाम बताया कि B.1.427/B.1.429, इसके अंदर जो म्यूटेशन आई है उसका जो नाम है L452R है, और ये L और R ज़हन में रखें ये अमाइनो एसिड होते हैं, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों का जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जब अमाइनो एसिड तब्दील होता है एक दूसरे से रिप्लेस होता है तो उसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है। हमारा जिस्म खुद भी प्रोटीन्स का बना होता है और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती हैं, और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके बारे में जो पूरी
जो तहरीर है वो हमारे डबल जो हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह जो वायरस है उसकी जो पूरी जेनेटिक पूरी एक राइटिंग है, उसके अंदर कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, तो वो मौजूद है उसके जेनेटिक मटेरियल में। तो ये जो आप वेरिएंट्स देखते हैं या सुनते रहते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को तोड़ना की कैसे ज़रूरी है कि इसको तकसीम ना होने दिया जाए, और अगर कुछ लोगों में मौजूद है तो उनमें कम अरसे के लिए रहे। जब किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज़्यादा अरसा रहता है तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में कम से कम ये है कि अगर हम फेस मास्क पहनते हैं, ख़ासतौर पर 95 मास्क, अगर हम हाथों को साबुन और पानी से धोते हैं और अगर हम आपस में थोड़ा फासला बरकरार रखते हैं तो हम इसकी ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं किसी भी मुआशरे में। और जैसे ट्रांसमिशन कम होगी तो रेप्लिकेशन कम होगी, तकसीम कम होगी। जब तकसीम कम होगी तो इसकी म्यूटेशन कम होगी, और जब म्यूटेशन कम होगी तो फिर वेरिएंट्स कम आएंगे, और हमारी जो अभी मौजूदा वैक्सीन हैं वो ही काम कर जाएंगी। लेकिन अगर इसमें तब्दीली आती है तो फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं वैक्सीन को थोड़ा तब्दील करके इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाके हम इंशाल्लाह इस पूरी पेंडेमिक पे हर सूरत काबू डाल लेंगे। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मजीद अपडेट से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जरूर बताता रहूं इस बारे में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।